हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री की। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है और इसमें कैलकुलेशंस ज़्यादा नहीं मिलेंगे, आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे। तो इसमें हमें बहुत सारी बातें करनी है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड को द फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा गया है और इसलिए हम ज्योमेट्री को यूक्लिड्स ज्योमेट्री कहते हैं। ये यूक्लिड कौन है? ये एक एंशिएंट ग्रीक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने ये करीब 3000 BC के वक्त की बात है। ऐसा नहीं कि इनसे पहले कभी ज्योमेट्री की बात नहीं की गई। ज्योमेट्री के बारे में सोचना, उसके बारे में बात करना, ये 2000 BC से ही हो रहा है। लेकिन एक डिफाइन करना किसी पॉइंट्स को, ये सारी चीजें नोट डाउन करना, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स को, और इन चीजों की मदद से दूसरे थ्योरम्स को, थ्योरीज को एग्जीक्यूट करना, ये इन्होंने किया था, यूक्लिड ने किया था। तो ये नेचर में मैथमेटिक्स को ढूंढते थे और उससे रिलेटेड डेफिनेशंस को डिफाइन करते थे, नोट डाउन करते थे। इनका एक बहुत पॉपुलर quoted statement है, the laws of nature are but the mathematical thoughts of God। इन्होंने नेचर से मैथमेटिक्स को कंपेयर करना शुरू किया और नेचर से मैथमेटिक्स को ढूंढकर उसके डेफिनेशंस को लिखना, नोट डाउन करना, ये सब शुरू किया। जैसे ये रेनबो को अगर हम देखते हैं तो ये इस कर्व्ड शेप के हैं। ये शेप कैसा है, ये किसी शेप का पार्ट है। अभी तो हम ये आसानी से कह सकते हैं कि ये एक सर्कल का पार्ट है, इसे आर्क कहते हैं। कॉन्सेंट्रिक होंगे इसलिए ये सारे इक्विडिस्टेंट है। लेकिन उस वक्त ये चीजें डिफाइन नहीं थी, तो उन्होंने ये बातें सोचना शुरू किया कि ये कैसा, ये शेप को क्या कहेंगे, ये शेप इसको कंप्लीट शेप क्या हो सकता है, ये जितने भी कलर्स हैं ये एक दूसरे से इक्विडिस्टेंट पे क्यों है, ये पैरेलल तो नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व्ड है, फिर भी ये इक्विडिस्टेंट है, क्यों है ऐसा। तो इनको उन्होंने पॉइंट को, सर्कल को, रेडियस को, इन चीजों को डिफाइन किया। और ट्रीज के ब्रांचेस को देखें तो ये ओपनिंग्स हैं, बहुत सारे ओपनिंग्स हैं। तो कोई छोटी ओपनिंग्स है, कोई बड़ी ओपनिंग्स है। तो ये ओपनिंग्स क्या है, इन्हें किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। इस आइडियाज पे उन्होंने एंगल्स को डिफाइन किया। रिवर्स की एजेस एक दूसरे के साथ मतलब कभी नहीं मिलती और ये चली जाती हैं। तो ये क्या है, ये पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होते हैं। प्लेन सरफेस, अगर हम किसी रूम में खड़े हो तो उसके हर सरफेस अलग अलग है। अगर हम लिखते हैं तो इसका एक अलग सरफेस है, ये अलग सरफेस है। पॉइंट्स क्या होते हैं, लाइंस क्या होती हैं, सरफेस क्या होते हैं, एंगल्स क्या होती हैं, सर्कल क्या होता है। ये सारी चीजें इन्होंने नोट डाउन की। इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस दिए, कुछ एक्सिम्स दिए, कुछ पोस्टुलेट्स दिए। ये सारे यूनिवर्सल ट्रूथ से लेकर के उन्होंने दिए, जिन्हें प्रूफ करने की तो जरूरत नहीं थी, लेकिन उनको गौर करने की, उनके बारे में समझने की जरूरत थी, ताकि उनकी मदद से हम कुछ नई चीजें प्रूफ कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें। तो उन्होंने कुछ डेफिनेशंस दिए अपने इन थॉट्स के बेसिस पर। उन्होंने कुछ डेफिनेशंस दिए। पहले हम उन डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इनके कुछ डेफिनेशंस हैं, जो सारे डेफिनेशंस तो नहीं नोट डाउन किए गए हैं, लेकिन हमें कुछ डेफिनेशंस दिए गए हैं जो हम 1 by 1 समझते हैं क्या लिखा था उन्होंने। तो उनके पहले डेफिनेशन में उन्होंने पॉइंट से शुरू किया। अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। दैट मीन्स कोई पार्ट नहीं है, लेंथ नहीं है, ब्रेथ नहीं है, कुछ भी नहीं। बट इन्होंने ये कुछ भी डिफाइन नहीं किया, बस एक दैट हैज नो पार्ट। दूसरी इन्होंने बात कही, अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। एक लाइन एक ब्रेथलेस लेंथ है, मतलब जो बढ़ता ही चला जा रहा है, इसकी कोई ब्रेथ नहीं है, बट कुछ तो है। इट्स ऑल्सो नॉट वेरी वेल डिफाइंड कि अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। बट इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लाइन को डिफाइन करने के लिए और कहा कि अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। द एंड्स ऑफ अ लाइन्स आर पॉइंट्स। अगर हम किसी लाइन का एंड को देखें तो वो पॉइंट्स होंगे। इन्होंने जितने भी डेफिनेशंस दिए हैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि उसे प्रिसाइज करें, लेकिन बाद में मैथमेटिशियन ने इन सारे डेफिनेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया। हम उसके बारे में बाद में बात करते हैं कैसे क्या हुआ। पहले हम सारे डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन व्हिच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। व्हाट डज इट मीन? स्ट्रेट लाइन बहुत सारे पॉइंट्स, उसी के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स लाई करते हैं, और जब हम उसे ज्वाइन करते हैं तो वही हो जाता है एक स्ट्रेट लाइन। इसी पाथ को स्ट्रेट लाइन कहते हैं, उनका ये कहना था। अ सरफेस इज दैट व्हिच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। उनके हिसाब से एक सरफेस वो है जिसकी सिर्फ लेंथ होती है एंड ब्रेथ होती है। द एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइंस। किसी भी सरफेस का एज सिर्फ लाइंस होते हैं। तो ये लाइंस को इस तरह से इन्होंने डिफाइन किया था और सरफेस को डिफाइन किया था। अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस व्हिच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ, अगर हम ऐसे स्ट्रेट लाइंस डालते रहेंगे तो हमें एक प्लेन सरफेस मिलेगा।
ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम स्ट्रेट लाइन के डालने से ही प्लेन सरफेस होता है, उसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये जो जितनी भी डेफिनेशंस इन्होंने दी, इन डेफिनेशंस में ये डेफिनेशंस को प्रिसाइज नहीं कहा गया। प्रिसाइज मीन्स एग्जैक्टली डिफाइन कर दिया, इसके बाद कोई क्वेश्चन राइज नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं था। बाद में मैथमेटिशियन ने जब इन पॉइंट्स को स्टडी किया, इन डेफिनेशंस को स्टडी किया, तो उन्होंने ये बताया कि इसके साथ, इन डेफिनेशंस के साथ बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। हैज नो पार्ट मीन्स कौन से पार्ट, क्या, तो क्वेश्चन अराइज हो रहा है। ब्रेथलेस लेंथ, तो इसका मतलब कुछ तो है, तो ये भी प्रिसाइज नहीं है कि ब्रेथलेस लेंथ क्या। एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स, तो लाइंस तो कितनी भी दूर तक जा सकती हैं, तो इनके एंड्स कहाँ दिख रहे हैं, तो ये भी मतलब मैथमेटिशियन के हिसाब से ये प्रिसाइज नहीं थे डेफिनेशंस, इसलिए उन्होंने कहा, और ना ही उन्होंने खुद भी इस पॉइंट के, लाइन के, प्लेन के, इनके डेफिनेशंस वो भी डिफाइन नहीं कर सके, प्रिसाइज डेफिनेशंस नहीं दिया सका, तो इन टर्म्स को अनडिफाइंड टर्म्स कहा गया। इसी बात को यहाँ लिखा गया है, द यूक्लिड डिफाइंड अ पॉइंट, अ लाइन एंड अ प्लेन, द डेफिनेशंस आर नॉट एक्सेप्टेड बाय मैथमेटिशियंस, therefore these terms are now taken as undefined। और इसका कोई प्रिसाइज डेफिनेशंस दिया भी नहीं गया किसी मैथमेटिशियन के जरिए, और एक्चुअली हम डिफाइन करने के लिए ये सारे पॉइंट्स को, या जो इन्होंने डेफिनेशंस दी थी, यूज तो करते हैं, बट वो प्रिसाइज नहीं माना गया, इसलिए इन टर्म्स को अनडिफाइंड बता दिया गया। ठीक है, तो हम इन चीजों को कैसे रिप्रेजेंट करें अगर इसकी डेफिनेशन प्रिसाइज नहीं है, तो वी कैन एक्सप्लेन देम विद द हेल्प ऑफ फिजिकल मॉडल्स। हम इसे दिखा के कर सकते हैं कि ये ऐसी होती है, लाइन ऐसी होती है, पॉइंट ऐसा होता है, प्लेन ऐसे। उन्होंने जैसा कि पहले उनकी कोट के हिसाब से कि उन्होंने मैथमेटिक्स को नेचर से ढूंढना शुरू किया था, तो उन्होंने कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ को नोट डाउन किया, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ जिसे कभी भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वैसे ट्रुथ जिसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, उन चीजों को नोट डाउन किया। फिर उनकी मदद से उन्होंने कुछ थ्योरीज ऐसे चीजें उन्होंने, और कुछ अदर मैथमेटिशियंस ने भी इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए, जैसे उसको अपने दिमाग में रखते हुए, इन्होंने नए नए थ्योरम्स भी बनाए। तो वो पॉइंट्स जो यूनिवर्सल ट्रुथ उन्होंने किया मैथमेटिक्स से रिलेटेड, उसे भी दो पार्ट में डिवाइड किया। एक तो वो जो थ्रू आउट द मैथमेटिक्स इसके यूजेस थे, ऐसी चीजें जो मैथमेटिक्स से किसी भी पार्ट में, जैसे अलजेब्रा में, ट्रिग्नोमेट्री में, ज्योमेट्री में, किसी भी पार्ट में यूज किए जा सकते हैं, उन्हें एक्सियम्स कहा गया। और पोस्टुलेट्स वो थे जो स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री थे, वैसे पॉइंट्स जो सिर्फ ज्योमेट्री पे अप्लाइड होते हैं, उन्हें पोस्टुलेट्स कहा गया। तो हम यहाँ एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स को पढ़ेंगे, उनके नंबर्स भी हमें याद रखने हैं, क्योंकि हमारे आंसर्स पोस्टुलेट नंबर और एक्सियम नंबर पे डिपेंडेंट होंगे। जब हम आंसर्स देंगे तो हमें उनके नंबर्स भी बताने होंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि इनका एक्सियम्स क्या था। सम ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम्स वेर, द फर्स्ट वन इज थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब क्या हुआ कि जो चीजें, अगर दो चीजें एक इक्वल होंगी और उनमें से कोई एक तीसरी चीज के इक्वल होगा, तो वो तीनों ही इक्वल हो जाएंगे, तो सारे एक दूसरे के इक्वल होंगे। मीन्स अगर हमने कहा कि राम की हाइट मोहन की हाइट के इक्वल है, और राम की हाइट श्याम के हाइट के भी इक्वल है, तो क्या मतलब हुआ, मोहन की हाइट भी श्याम की हाइट की इक्वल होगी। दूसरा है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। मतलब हम इक्वेशंस में हमेशा ये करते रहते हैं कि अगर इक्वल किसी इक्वेशन में हम एक ही चीज को ऐड करते हैं तो हमें इक्वल ही, अगर हम जैसे x इज इक्वल टू वाई है, इसमें हमने 2 ऐड किया दोनों तरफ, तब भी ये इक्वल होगा, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। सेम बात, अगर x इज इक्वल टू वाई है, x इज इक्वल टू वाई है, अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया कुछ भी, तो हमारे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तब भी इक्वल होंगे। तो ये सेकंड और थर्ड, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, किसी इक्वेशन में अगर हम किसी सेम नंबर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही चीज यहाँ कही गई है कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब कोई चीज अगर किसी के ऊपर कोइंसाइड करेगी, कोइंसाइड मीन्स उसके ऊपर अगर हम रखें तो उसको फुल्ली कवर कर लेगी, राइट। तो अगर हमने एक शेप को दूसरी शेप पे रखा है और ये फुल्ली एक दूसरे को कवर करती है, तो हम इसे इक्वल कहेंगे। ये उनका एक्सियम था। बट अभी क्या हुआ है कि हम शेप्स को कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, कभी इक्वल नहीं कहते हैं।
अगर एक शेप दूसरे शेप को फुल्ली कवर कर सकती है, कोइंसाइड होती है, तो वो कॉन्ग्रुएंट होगी। बट इन्होंने अपने एक्सिम में कहा था थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ये फोर्थ एक्सिम है, ये याद रखना है। द फिफ्थ वन वाज द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये देखने में बिल्कुल ऑब्वियस लग रही सारी चीजें, बट इनको यूज करके, जैसे हमने ये देखो, ये सेकंड थर्ड की यूजेस कितने ज्यादा है क्वेश्चंस में, तो ये हम बहुत यूज करते हैं। तो इसमें कहा गया कि अगर किसी होल के एक पार्ट को उठाएं तो वो उस होल से कम होगा, इसका ऑब्वियसली इसका वजन भी कम होगा, इसके साइज भी डिफरेंट हो जाएगी, उससे कम होगी और कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। बहुत से रीजन होते हैं। तो द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये फिफ्थ एक्सियम है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये जैसे दो वही वाली बात है जो सेकंड और थर्ड में हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था। अब हम यहाँ पे डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे 6 एंड 7 में। तो यहाँ सिर्फ डबल कहा गया है, हम तो कितने से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं कि ये इक्वल ही होंगे। उसी तरह हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, x/2 इज इक्वल टू y/2। तो यहाँ हमारे पास जो एक्सियम्स हैं बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, बट हमें नंबर से ये याद रखने होंगे। तो फर्स्ट ये है कि अगर दो चीजें इक्वल होंगी और फिर उनमें से कोई एक तीसरे के इक्वल होगा तो सभी एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये फर्स्ट है। सेकंड और थर्ड एक्सियम्स ये है कि अगर किसी भी इक्वेशन के दोनों तरफ सेम चीज ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेकंड और थर्ड। और सिक्स्थ और सेवन है कि अगर हम मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। फोर्थ और फिफ्थ में कहता है, फोर्थ में ये है कि अगर कोई चीज दूसरे चीज पर रखी जाए और वो उसको फुल्ली ऑक्यूपाई करे, फुल्ली कवर करे, तो वो दोनों चीजें इक्वल कही जाएंगी। और फिफ्थ वन है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ठीक है, तो फोर्थ और फिफ्थ को हम इस तरह याद रखें। अब है यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स क्या था? 5 पोस्टुलेट्स है हमारे पास। अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन को हम किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ कर सकते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ कर सकते हैं। इनका फर्स्ट पोस्टुलेट था। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। अगर कोई लाइन को टर्मिनेट करते हैं तो ये इनडेफिनेटली कहीं तक भी प्रोड्यूस्ड हो सकती है, बढ़ाई जा सकती है। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। हम कहीं से भी एक सर्कल बना सकते हैं, कितनी भी बड़ी बना सकते हैं। रेडियस का क्या मतलब होता है? कितनी बड़ी सर्कल होगी। छोटा सा रेडियस कम होगा तो छोटा सा सर्कल बनेगा, रेडियस अगर बड़ा होगा तो बड़ा सा सर्कल बड़ा बनेगा। ठीक है, तो हमारा सर्कल कैसा होना चाहिए? वो कहीं भी कैसे भी सेंटर और कितने भी रेडियस से हम कहीं भी बना सकते हैं। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। राइट एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री। तो अगर हम किसी भी दो एंगल को लें जो दोनों 90 डिग्री हैं तो ऑब्वियसली वो इक्वल होंगे। तो ये उनका पोस्टुलेट नंबर 4 था। पोस्टुलेट नंबर 5, अच्छा 1 2 3 4 को पहले हम अच्छे से याद कर लें कि कौन कौन सा है। फर्स्ट पोस्टुलेट ये है कि अ लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये पोस्टुलेट नंबर 1 था हमारा। अ टर्मिनेटेड लाइन, अभी लाइन के बारे में बात हो रही है, पहले तो पॉइंट से पॉइंट तक की बात की, उसके बाद एक टर्मिनेटेड लाइन को कितनी भी दूर तक प्रोड्यूस किया जा सकते हैं, ये एक्सियम नंबर 2 था। फिर सर्कल की बात हो रही है और फिर एंगल की बात हो रही है। पहले लाइन की 2 बातें हुई, फिर सर्कल की और फिर एंगल की। सर्कल को कहीं भी ड्रॉ किया जा सकता है, किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस के जरिए। और दूसरा है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये 4 एक्सियम्स हमें ऐसे याद हो गए। फिफ्थ एक्सियम्स हमें ये कहता है, ये बहुत ही लंबा चौड़ा है, खैर मैं पढ़ देती हूँ एक बार। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन two straight lines, if a straight line falling on 2 straight lines makes the interior angles on the same side of it, makes the interior angle of same side of it taken together means if you add them less than 2 right angles, अगर ये छोटे होंगे 2 right angles से, then the 2 straight lines if produced infinitely meet on that side on which the sum of angles is less than 2 right angles। अगर उस तरफ मिलेंगे जहां less than 2 right angles होंगे। अगर इन दोनों इंटीरियर को अगर हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमें अगर 180 से ज्यादा मिलेगा तो इधर की तरफ कभी नहीं
ये मिलेंगे, ये दोनों लाइन। और अगर ये 180 डिग्री से कम मिलता है तो ये एक पॉइंट पे जाकर एक दूसरे से मिल जाएंगे, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं कि अगर दो स्ट्रेट लाइंस हो, वो कैसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, तो उनके ऊपर एक तीसरी लाइन फॉल होती है, तो उनका इंटीरियर एंगल्स हम देखते हैं, सेम साइड का इंटीरियर एंगल्स, मतलब ये नहीं कि इधर का और इधर का, सेम साइड का। अगर राइट का ले रहे हैं तो दोनों राइट साइड का होगा, अगर हम लेफ्ट का लेना चाहें तो हम दोनों लेफ्ट कर लेंगे, ठीक है। इनके इंटीरियर एंगल्स को अगर हम ऐड करें और अगर वो एडिशन 180 से लेस देन हो, तो उस तरफ ही ये दोनों लाइन अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो ये दोनों लाइन इस साइड में ही जाके कहीं पर मिलेंगी। और अगर ये ग्रेटर देन होगा, इफ इट इज ग्रेटर देन 180, देन ये कभी नहीं मिलेंगी एक दूसरे से। फिर क्या हो कि अगर ये इक्वल टू 180 हो जाए तो ये दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी, पैरेलल हो जाएगी लाइन, है ना। तो खैर ये हमारे पोस्टुलेट्स हो गए। अब फर्स्ट एग्जांपल ये है, इफ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन। अब एक लाइन पे हमने 3 पॉइंट्स ले लिए, एक ए, एक बी एंड एक सी, राइट। तो ये कह रहे हैं कि इफ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, देन प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो ये कह रहे हैं कि ए बी और सी तीनों एक ही लाइन पे कर रही हैं, तो ये तीनों एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रही हैं। और हमारा यूक्लिड्स एक्सियम में क्या कहता था, कौन सा एक्सियम था हमारा, जो कहता था कि ये जब कोई चीजें एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं, जब दो चीजें एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही होंगी तो वो चीजें इक्वल होंगी, राइट। तो हियर अगर हम ए बी और बी सी को एक साथ ले लेते हैं, ए बी प्लस बी सी, तो ये ए सी क्या हो रहा है, ए सी ए बी प्लस बी सी को कोइंसाइड कर रहा है, AC coincides AB plus BC, right? So that means AC is equal to AB plus BC. ये कौन सा एक्सियम बताता है, एक्सियम 4। एक्सियम 4 के ये बताता है कि अगर दो चीजें एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हो तो वो इक्वल होंगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि AC और AB प्लस BC एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, राइट। तो बाय यूक्लिड्स एक्सियम 4, थिंग्स which coincide with one another are equal. आर इक्वल। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, राइट। ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, हेंस प्रूव्ड, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होता है जिसके सभी साइड्स इक्वल हो, ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट। तो प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। तो ये कैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं जिसका नाम रखते हैं हम ए बी, ठीक है। अब हमें इस लाइन ए बी पर हमें इसको एक साइड मान करके हमें एक इक्विलैटरल बनाना हो, तो हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इस पॉइंट को सेंटर मानकर और इस ए बी को रेडियस मानकर हम एक सर्कल का पार्ट बनाएंगे, आर्क, राइट। एक आर्क हम बनाएंगे ऐसे, वो एग्जैक्टली नहीं बन पाएगा, मैं कोशिश करती हूँ बनाने की, इस सेंटर से ऐसे, और फिर इसी रेडियस का इस सेंटर से, हमें सेंटर चेंज करना है, रेडियस सेम रखना है, ठीक है। सेंटर चेंज करना है और सिर्फ, और रेडियस सेम रखना है, और दो सर्कल के आर्क्स बनाने हैं, एक पॉइंट ए से और दूसरा पॉइंट बी से। तो हमने दूसरे पॉइंट बी से भी बनाया, तो ये ऐसे बना, करेक्ट। तो ये हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों सर्कल्स का, आप कहीं भी एक तरफ ले सकते हैं, या तो ऊपर या नीचे। उस पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे और इन दोनों को भी ज्वाइन करेंगे,
तो हमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेगा। कैसे मिलेगा? ये रेडियस इस सेंटर से इस सर्कल के आर्क पर रेडियस मिल रहा है, राइट, और ये रेडियस हमने ए बी के बराबर रखा था, तो ये ए बी के बराबर ही हो गया, ए सी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, क्योंकि हमने इसे सेंटर माना था, इसे रेडियस माना था, और फिर हमने ये एक सर्कल बनाने की कोशिश की। तो सर्कल के सर्कमफरेंस का सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस होता है, तो ये रेडियस ए बी के बराबर होगा। फिर उसी तरह हमने ये इसको रेडियस मानकर ये सर्कल बनाया था, तो या इस सेंटर से इस सर्कमफरेंस का डिस्टेंस क्या होगा? वो भी रेडियस के बराबर होगा, तो ये भी ए बी के बराबर हो जाएगा। तो बी सी इज ऑल्सो इक्वल टू ए बी। और जब ए सी इज इक्वल टू ए बी एंड बी सी इज इक्वल टू ए बी, जब दो चीजें एक दूसरे के इक्वल होंगी तो तीसरी भी उसके इक्वल होगी। ये फर्स्ट एक्सिम हमारा बोलता है। ठीक है, तो बाय फर्स्ट यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सिम ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, राइट, एंड ट्रायंगल ए बी सी is an equilateral triangle. Which of the following statements are true and which are false? Give reasons for your answers. Okay, देखते हैं। तो फर्स्ट वन, only one line can pass through a single point. Is it true? If there is a point, then many lines can cross from this point, right? From first postulates, एक लाइन को पास करने के लिए हमें दो पॉइंट्स की जरूरत होती है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है एक लाइन। तो यहाँ एक सिंगल लाइन अगर हम कहते हैं तो सिंगल लाइन के पेयर में बहुत से पॉइंट्स बना सकते हैं। इस सिंगल लाइन के पेयर में बहुत से पॉइंट्स बन सकते हैं, तो कई लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं, इसलिए ये फॉल्स होगा, राइट। द सेकेंड वन इज देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो ये फिर से हमारा पोस्टुलेट वन क्या कहता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है, और ये कह रहे हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन जाती है। तो पोस्टुलेट वन के कॉन्ट्राडिक्शन में है ये, इसलिए इसको भी हम फॉल्स कहेंगे। A terminated line can be produced indefinitely on both sides. पोस्टुलेट 2 के हिसाब से ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। If two circles are equal, then their radii are equal. तो अगर दो सर्कल इक्वल होंगे तो उनके सेंटर कोइंसाइड्स करेंगे, राइट, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, और जब इनके सेंटर कोइंसाइड करेंगे तो इनकी रेडियस भी सेम होगी। जब इनके सेंटर कोइंसाइड करेंगे तो इनकी रेडियस भी सेम होगी, इसलिए ये भी ट्रू है। इन फिगर 5.9, इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड PQ is equal to XY, then AB is equal to XY. Things which are equal to one another, then all are equal, right? अगर एक दूसरे के बराबर होगा, दूसरा तीसरे के बराबर होगा, तो ये तीनों ही एक दूसरे के बराबर होंगे। कौन सा कहता था? ये एक्सिम 1। By एक्सिम 1 it is clear that जब चीजें एक दूसरे के बराबर हो, दो चीजें और दूसरी चीज पे तीसरी के बराबर हो, तो ये तीनों ही आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इनके आंसर्स हैं यहाँ पे, ये सारे आंसर हैं फर्स्ट स्टेटमेंट का कि एक पॉइंट से सिर्फ कई लाइंस जा सकती हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, दिया हुआ स्टेटमेंट फॉल्स था। सेकेंड वन का भी स्टेटमेंट फॉल्स था, क्योंकि बाय पोस्टुलेट 1 ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगर दो पॉइंट्स होंगे तो सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉन होगी, राइट। थर्ड, पोस्टुलेट 2 के हिसाब से अ लाइन दैट इज टर्मिनेटेड कैन बी प्रोड्यूस्ड infinitely, right? और दो सर्कल तभी कॉन्साइड हो सकते हैं जब उनके सेंटर कॉन्साइड होंगे, और जब सेंटर कॉन्साइड हो जाएंगे तो रेडियस तो ऑब्वियसली इक्वल होगी। जब सेंटर ही सेम है और सर्कल का सर्कमफरेंस भी सेम हो रहा है तो रेडियस सेम होगी। और ये जो पॉइंट्स लाइंस दिए हुए थे, अगर दो लाइन इक्वल हैं और ये दोनों लाइन इक्वल हैं तो यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियम के मुताबिक ये तीनों ही एक दूसरे के बराबर होंगे। Give a definition for each of the following terms. Are there other terms to be defined first? What are they and how might you define them? और ये चीजें थी पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो इन चीजों को डिफाइन करने से पहले हमें लाइंस, पॉइंट्स एंड प्लेन, सर्कल,
ये तीन चार चीजों को बताना जरूरी है। तो प्लेन क्या होता है, पॉइंट क्या होता है और लाइन क्या होती है, राइट। तो प्लेन, पॉइंट और लाइन को डिफाइन करना इन चीजों को डिफाइन करने से पहले जरूरी है। और फिर सारे डेफिनेशंस में हम देखेंगे कि और क्या लैक कर रहा है इस डेफिनेशंस को समझने के लिए। तो पहले जो हम बताएंगे कि प्लेन क्या होता है, पॉइंट क्या होता है और लाइन क्या होता है। तो पॉइंट भी हम डायमेंशनलेस होता है। A dimensionless dot which is drawn on a plane surface is known as point, right? और प्लेन क्या होता था, एक फ्लैट सरफेस जिसमें हम कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। हमारा वॉल हुआ, हमारा फ्लोर का सरफेस है, हमारे स्क्रीन का सरफेस है, हमारे टेबल का सरफेस है, ये सारे क्या है, प्लेन है। और लाइन क्या होती है, लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच हैज ओनली लेंथ एंड नो ब्रेथ। एक ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जिसकी सिर्फ लेंथ होती है और कोई ब्रेथ नहीं होता है। तो पहले हम प्लेन, पॉइंट और लाइन को डिफाइन कर लेते हैं, तभी हमें ये लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल लाइंस, लाइन सेगमेंट सब पता चलेगा। क्योंकि ये पैरेलल लाइंस किस पे बनाई जा रही है, प्लेन पे बनाई जा रही है, किसी पॉइंट से, और लाइन के थ्रू ही बनाई जा रही है। पॉइंट से ही हम बनाना शुरू करते हैं और वो लाइन के थ्रू ही पैरेलल लाइन बनती है। पहले एक लाइन हो तब तो दूसरी लाइन होगी, इसलिए हमें पहले प्लेन, पॉइंट और लाइन को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अब हम डेफिनेशंस देखते हैं कि इनकी डेफिनेशंस क्या क्या है। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस वे लाइंस होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती और इक्विडिस्टेंट होती हैं। उनके बीच के कोई भी उनके बीच का डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो वो इक्विडिस्टेंट होगा किसी भी पॉइंट पर। तो the lines which never intersect each other at any point on the plane and are equidistant at each point, हर पॉइंट पे equidistant होंगी। Perpendicular lines, the lines which intersect each other at right angle, that is at 90 degree। ठीक है, दो लाइंस जो एक दूसरे को ऐसी जगह इंटरसेक्ट करती हूँ जो जहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। लाइन सेगमेंट क्या होता है? किसी लाइन के पार्ट को लाइन सेगमेंट कहते हैं जिसके टू डेफिनेट एंड पॉइंट्स होते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है? अ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज द लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल से हम सर्कमफरेंस के किसी भी पॉइंट पे को ज्वाइन करते हैं तो हमें रेडियस ही मिलता है और ये सारे रेडियस इक्वल होते हैं। अब ये जानने के लिए हमें सर्कल को भी समझना जरूरी होगा। एक टर्म डिफाइन करना होगा, सर्कल। सर्कल क्या होता है? सर्कल कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स which are at equidistant from a particular point called center, collection of points which are equidistant from a fixed point called center, उसे सर्कल कहते हैं। ऐसे पॉइंट्स के कलेक्शंस जो किसी फिक्स्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पर हो। ये बहुत से इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स मिलेंगे ऐसे, और ये जब ये एक मिल करके एक दूसरे के साथ ऐसा पाथ बनाते हैं जो सर्कुलर दिखता है, इसे ही सर्कल कहते हैं। स्क्वायर, व्हाट इज स्क्वायर? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल फोर साइड्स आर सेड टू बी इक्वल। अगर सारे साइड्स इसके इक्वल होंगे और ये एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, राइट एंगल के होंगे, तो ये स्क्वायर होगा। तो ये डेफिनेशंस थी हमारी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो, गिव एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, there exists a third point C which is in between A and B। तो ये कह रहे हैं कि किसी भी दो existing point A और B के बीच एक थर्ड पॉइंट C लाई करती है। अब ये नहीं कहा है कि C यहाँ लाई करती है या यहाँ लाई करती है, बिटवीन बस बता दिया है कि सेम लाइन सेगमेंट पे करती है या कहीं पाथ से ऊपर नीचे करती है। दूसरा कह रहे हैं there exist at least 3 points that are not on the same line। तो कम से कम 3 पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कि सेम लाइन पे नहीं एग्जिस्ट करता है। तो डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स? यस, ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें बताया नहीं जा रहा कि सी ए बी पर है या नहीं। ए और बी अगर दो पॉइंट्स हम लेते हैं ए एंड बी, तो ये सी इस लाइन सेगमेंट ए बी पर ही है या कहीं और है। तो यस, दीज पोस्टुलेट्स कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स। It is not mentioned that all points lie on same plane। और अच्छा, एक ही प्लेन पर भी है कि नहीं ये भी नहीं बताया, सेम लाइन सेगमेंट पे है कि नहीं है ये भी क्लियर नहीं है। और नॉट एंड ऑल्सो द पोजिशन ऑफ पॉइंट सी इज नॉट स्पेसिफाइड वेदर इट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। मतलब इस लाइन पे है कि नहीं, प्लेन पे है कि नहीं, कुछ भी नहीं बताया गया, तो इसलिए ये अनडिफाइंड टर्म्स है। आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट? ये कंसिस्टेंट तब किए जा सकते हैं अगर ये बताया जाए
कि पॉइंट सी ए बी पर लाइक करती है या नहीं। अगर करती है ये बता दिया जाए तब भी ठीक है, कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर कहती है कि बाहर है तब भी अगर बता दिया जाएगी तब भी ये कंसिस्टेंट हो जाएगा कि ये सब कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं ये भी। तो यस, these postulates are consistent when we deal with these two situations. Point C is lying on the line segment AB in between A and B, और point C does not lie. ये बताना होगा कि C की पोजीशन क्या है। अगर हम ये नहीं बता पाएंगे तो ये कंसिस्टेंट नहीं होगा। ठीक है। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट? नहीं, यूक्लिड्स पोस्टुलेट में ये कुछ भी नहीं था। यूक्लिड्स पोस्टुलेट हमारा लाइन सेगमेंट से रिलेटेड है, बट ये पॉइंट्स उसमें नहीं है, वो एक्सिम्स को फॉलो करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो हियर इट इज गिवन दैट व्हाट इज गिवन दैट सी लाइज बिटवीन ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, right? This is given. AC is equal to BC. We have to show that AC is equal to half AB. Right? So to prove AC is equal to half AB. Correct? Let's start proof. This is C lying between A and B. So we can write that AC plus BC is equal to AB. But it is given that AC is equal to BC. So we can write AC plus AC is equal to AB. So this implies 2AC is equal to AB. This implies AC is equal to half of AB. Right? ये तो प्रूफ करना था कि AC half of AB के बराबर होगा. Hence proved. Next question is in question 4, point C is called a midpoint of line segment AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint. अच्छा, अभी भी हमने प्रूफ किया ना कि इसका मिड पॉइंट होगा सी, तो ए सी ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी हो जाना। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर मिड पॉइंट एक सी होगा तो ये प्रूफ कीजिए कि सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि दो मिड पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो लेट्स से पी एंड क्यू आर टू मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी। करेक्ट? So if they are midpoints, then we can say easily that AP is equal to PB and AQ is equal to QB, right? Now we can also say that AB is equal to, because P lying between A and B, AB is equal to AP plus PB, and AB is also equal to AQ plus QB. So AQ plus QB is equal to AQ plus QB. AQ, because AQ is equal to QB, correct? So this implies we can write AB is equal to 2 of AQ, and here also we can say that AP plus AP. Why? Because AP is equal to PB, correct? So which is equal to 2AP. So from here and here we can say that AB is equal to 2AP and AB is equal to 2AQ. This means from 1 and 2, AP is equal to AQ. You can write 2, then it will be cancelled out. Therefore, AP is equal to AQ. So what does it mean? P and Q are same points. That is, P and Q coincides by postulate 1, Euclid's postulate 1. Hence proved. Next question is in the given figure if AC is equal to BD then prove that AB is equal to CD. हमें ये बताया हुआ है कि ये this is equal to AC is equal to BD, then we have to prove that AB is equal to CD. Then we have to prove that AB is equal to CD, correct? So see, in the given figure it is very clear that A, B, C and D are coincides on a single line, right? They all are collinear. So A, B, C and D lying on the same line such that AC is equal to BD. Given that AC is equal to BD,
we can write here B lies between A and D. Therefore, AB plus BD is equal to AD. Also, C lies between A and D. Therefore, AC plus CD is equal to AD. So from 1 and 2, अब AD इक्वल है तो AB प्लस BD और AC प्लस CD भी इक्वल हो जाएंगे। तो AB प्लस राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो इक्वल होगा ना। तो AB प्लस BD इज इक्वल टू AC प्लस CD। ये हमने पहले ही प्रूफ किया हुआ है कि AC क्या है, BD के इक्वल है। तो AC BD के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं BD की जगह AC। तो AB प्लस AC इज इक्वल टू AC प्लस CD। अब ये दोनों AC कैंसिल हो गए तो हमें क्या मिल गया, AB इज इक्वल टू CD। यही तो हमें चाहिए था, राइट, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम कंसीडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ। एक्सियम 5 क्या कहता है, एक्सियम 5 कहता है कि द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। किसी भी, अगर हमने कोई पिज्जा लिया, कोई रोटी ली, कोई मिठाई ली, कुछ भी लिया, उसका हाफ या उसका एक टुकड़ा उठाया तो ऑब्वियसली इसका वजन कम है, इसके शेप कम है होल से, वजन कम है होल से, ये कम चीजें कम जगह ऑक्यूपाई करता है। तो हर तरह से ये साबित होता है कि छोटा टुकड़ा बड़े होल के बराबर नहीं होगा। तो क्या है एग्जाम्पल यहाँ पे, अ पार्ट ऑफ पिज्जा इज ऑलवेज लेस देन अ होल पिज्जा। इट्स वेट, इसका वजन कम होगा, इज ऑल्सो स्मॉलर देन द होल। इट इम्प्लाइज टू ऑल द ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स। सो एक्सियम 5 इज कंसिडर्ड एज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। आपने पिज्जा ले लिया, आपने रोटी ले ली, आपने कोई भी सामान लिया जिसकी शेयरिंग की, उसका टुकड़ा किया, तो उसका जो पार्ट है वो उसके होल से हमेशा हमेशा छोटा ही होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ वुड यू रिराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। अब हम यूक्लिड्स के फिफ्थ पोस्टुलेट्स को कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे राइट करेंगे कि वो इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके। तो ये यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट्स एक्चुअली पैरेलल लाइन के बारे में बताता है। इसने क्या बताया है, ये फिफ्थ पोस्टुलेट्स क्या कह रहा है हमें कि अगर कोई भी दो स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर कोई एक लाइन फॉल होती है तो सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम, सेम साइड मतलब एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का सम, अगर 180 से छोटा होगा तो ये मिल जाएंगे एक दूसरे से, ये बड़ा होगा तो ये दूर होते जाएंगे एक दूसरे से, इनका डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। लेकिन एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बराबर हो गए 180 डिग्री के तो क्या होगा, तो 180 के अगर बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, राइट। अगर इनका सम 180 होता है तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो इसे लिखेंगे कैसे, यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इज अबाउट पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस के बारे में है। तो अगर x does not lie on the line A, then we can draw a line। जैसे हमने एक लाइन डाली और दूसरी लाइन के लिए हमने एक पॉइंट है जो इस लाइन से बाहर है कहीं पर भी, वहां से अगर हम एक पॉइंट बनाते हैं तो यहाँ चांसेस है कि ये इसके पैरेलल होगा। इन कंडीशन ये है कि इस पॉइंट से बस एक ही ऐसी लाइन जाएगी जो इस लाइन के पैरेलल हो। ऐसा नहीं कि दूसरी तीसरी चौथी जो भी जाएगी वो मतलब वो इस लाइन के पैरेलल नहीं होगी, वो इसकी तरफ झुकती हुई नजर आएगी या इससे डिस्ट्रैक्ट होती हुई। तो ये दो लिखेंगे कि पैरेलल लाइंस आर लाइंस व्हिच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी पैरेलल लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते हैं और ये हमेशा एक कांस्टेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आगे बढ़ते ही चले जाते हैं, राइट। तो इफ x does not lie on the, यही कह रहे हैं कि अगर कोई पॉइंट x does not lie on the line A, अगर कोई पॉइंट x A लाइन पे नहीं है, A लाइन से बाहर है, तो इस पॉइंट से हम सिर्फ एक ऐसी लाइन खींच सकते हैं जो A लाइन A के पैरेलल होगी। इसको हमने यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिया है, ठीक है। ये बहुत आसान है, कुछ भी नहीं। अगर कोई लाइन है और हमने एक लाइन लिया है, पैरेलल लाइन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और एक कोई पॉइंट लिया जो कि लाइन पे नहीं है,
तो इस पॉइंट से हम कितनी लाइंस ले सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी लाइंस इस पॉइंट से ली जा सकती है, लेकिन एक ऐसा खास लाइन होगी, एक ऐसी जो इस लाइन के पैरेलल होगी, वो इस पॉइंट से होके जाएगी, और अदरवाइज और जितने भी पॉइंट्स इस पॉइंट से होके जाने वाली लाइनें होंगी वो सब इसके पैरेलल नहीं होंगी, ओनली एक ही लाइन इसके पैरेलल। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन अभी यही बात करें कि डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, एक्सप्लेन। हाँ, ये इनडायरेक्टली पैरेलल लाइंस को ही एक्सप्लेन करता है, क्योंकि फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है कि अगर दो लाइंस ड्रॉ किए जाएं और उस पर एक तीसरी लाइन फॉल होती है तो इंटीरियर एंगल का सम अगर कम होता है 180 डिग्री से तो ये लाइन एक दूसरे से जाकर मिल जाएंगी, और अगर ये बड़ा होता है, इनका सम बड़ा होता है, सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है, तो ये एक दूसरे से दूर होती चली जाएंगी। ठीक है यूनिवर्स, जैसे हम इसे प्रोसीड करेंगे तो वैसे वैसे ये दूर होती चली जाएगी। तो क्या होगा, व्हाट इफ अगर ये इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए तो ये इक्वी डिस्टेंट पर एक दूसरे के साथ बढ़ती चली जाएंगी। अगर 2 plus angle 4 is equal to 180, that means one angle 1 plus angle 3 also equal to 180 degree, and which shows the line A and B are parallel, and that's it। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, और नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय।